Hello students, class 11th accountancy, and we are discussing about accounting conventions. In our last class we discussed about accounting concept. अब हम पढ़ेंगे accounting conventions. First is there are 3 conventions and the number 1 convention is convention of full disclosure. Convention of full disclosure क्या कहता है यहाँ पे कहता है कि जो भी आपकी सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन होती है, यानी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि ज़रूरी इन्फॉर्मेशन हो किसी भी यूज़र के लिए, यूज़र मतलब जो भी उस अकाउंटिंग को चेक करने वाला है, तो उससे कुछ भी छुपाया जाना नहीं चाहिए, सब कुछ डिस्क्लोज्ड होना चाहिए, सब कुछ उसमें लिखा होना चाहिए अकाउंटिंग के अंदर। भले ही चाहे आप उसको अपने प्रॉफिट एंड लॉस जो आप बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, उसमें ना दिखा सकें, लेकिन उसे बैलेंस शीट के फुट नोट में, यानी बैलेंस शीट जहाँ बनती है उसके एंड में आप लिख कर दिखा दें कि ये ज़रूरी बातें हैं जो कि किसी यूज़र को पता होनी चाहिए। यूज़र मतलब कोई भी हो सकता है, कोई भी इन्वेस्टर हो सकता है, या फिर टैक्सेशन अथॉरिटी हो सकती है, कोई भी जो उसको चेक करने वाला होता है अकाउंटिंग को, उसके लिए ज़रूरी हो। तो कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर मीन्स फुल डिस्क्लोज किया जाए। All significant information relating to the economic affairs of the enterprise should be completely disclosed. सारी इंफॉर्मेशन जो कि ज़रूरी है वो कम्प्लीटली क्या होनी चाहिए, डिस्क्लोज्ड होनी चाहिए। Some items which are not recorded in accounting statement are shown in the footnotes of the balance sheet. कुछ ऐसी स्टेटमेंट होती है जो हम अंदर किसी प्रॉफिट एंड लॉस में या बैलेंस शीट में नहीं दिखा सकते, तो उन्हें फुट नोट में दिखाना चाहिए बैलेंस शीट के, यानी बैलेंस शीट बनने के एंड में दिखाना। फॉर एग्जांपल बैलेंस शीट के फुट नोट पे क्या दिखाना चाहिए, कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज़। कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज़ क्या होती है, जैसे कि मान लो आपका कोर्ट में कोई केस चल रहा है और वहाँ से आपको हो सकता है लॉस हो जाए, हो सकता है आपको प्रॉफिट हो, तो वो भी आपको बैलेंस शीट के फुट नोट में दिखाना चाहिए कि ये आपके ऊपर लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी मतलब होता है बर्डन है आपके ऊपर। तो ऐसी लाइबिलिटी यानी ऐसी बर्डन को आपको दिखाना चाहिए जो आपको नियर फ्यूचर में होने वाली है। आपका कोई केस चल रहा है और आप हार सकते हैं, तो उसको आप बैलेंस शीट में अमाउंट के साथ तो नहीं दिखा सकते कि आप कितना हारेंगे, लेकिन बैलेंस शीट बनने के बाद एंड में आप उसे शो कर सकते हैं कि एक कोर्ट जो है वो पेंडिंग है और इससे इतना अमाउंट मैं हार सकता हूँ। तो इससे ये होगा कि जो यूज़र है, जो भी इन्वेस्टर है, वो ये देख लेगा कि हाँ आपके बिज़नेस को इतने का लॉस हो भी सकता है, तो उससे आप कुछ भी छुपाएंगे नहीं, किसी भी तरीके का फ्रॉड नहीं करेंगे। For example, a claim of a very big sum pending in a court of law against the enterprise should be brought to the notice of the users. Otherwise, the statement would be misleading. नहीं तो statement क्या होगी, mislead करेगी, आपको गलत लीड करेगी। Next is if there is change in the method of valuation of stock. स्टॉक का वैल्यूएशन करते हैं कि आपके पास कितना सामान रखा है। उसके लिए हम क्या करते हैं, जो भी हमारा पुराना सामान रखा होता है, जितना आप बेच देते हैं, जितना आपका गोडाउन में रखा होता है, उस सब को देखकर हम निकालते हैं कि हमारे पास रखा कितना है स्टॉक। तो अगर आपने उसको कैलकुलेशन करने में मेथड का चेंज किया है, या आपने जो डेप्रीशिएशन होता है, डेप्रीशिएशन मतलब होता है कि किसी एसेट को आप बार बार यूज़ करते हो तो उसके अमाउंट में डिडक्शन आ जाता है। जैसे कि आपने मशीनरी ख़रीदी, आज उसकी वैल्यू 5 लाख है, लेकिन 1 साल बाद उसकी वैल्यू कम हो जाएगी क्योंकि आपने उसको यूज़ किया है, तो डेप्रीशिएशन यानी उसके अमाउंट में रिडक्शन आ गया। अगर आप डेप्रीशिएशन का मेथड चेंज कर रहे हैं, अलग अलग मेथड होते हैं, हम आगे पढ़ेंगे डेप्रीशिएशन के मेथड, तो अगर आपने मेथड चेंज किया है, ये भी इससे भी क्या होगा, रिज़ल्ट जो होता है ना अलग अलग आता है। अलग अलग मेथड लगाने से रिज़ल्ट कुछ ना कुछ अलग ही आता है। तो अगर आप वो चेंज कर रहे हैं तो ये भी आपको नीचे लिख कर दिखाना है कि आप ये मेथड जो है आपने लास्ट ईयर ये फॉलो किया था और इस ईयर आप ये फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट इज़ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट शुड बी गिवन बाय वे ऑफ अ फुट नोट। यहाँ पे क्या होता है, जो भी इन्वेस्टमेंट आपने करी, जैसे कि आपने कोई भी चीज़ खरीदी, तो उसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। बिज़नेस में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे कोई एसेट खरीदा या कुछ भी है, तो उसको हम जिस कॉस्ट प्राइस पर ख़रीदा होता है उस पर दिखाते हैं। लेकिन अगर उसकी वैल्यू मार्केट में जाकर ज़्यादा हो, आपने ख़रीदी 5 लाख की, बाहर जाके 7 लाख की है, तो आप दिखाएंगे तो अपने बैलेंस शीट में 5 लाख की, लेकिन यहाँ पे मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो ज़्यादा है या कम है,
तो उसको आपको फुट नोट में दिखाना है कि मार्केट वैल्यू है। इट डजेंट मीन टू लुक आउट द सीक्रेट्स ऑफ द बिजनेस बट इट डिस्क्लोज सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन विच इज़ ऑफ मटेरियल इंटरेस्ट टू द यूज़र्स। तो ये फुल डिस्क्लोज़र ये नहीं कहता कि आप बिज़नेस के सीक्रेट्स को रिवील कर दो, बाहर बता दो, ऐसा नहीं है। बस ये वो चीज़ें कहता है, वो सिग्निफिकेंट या वो सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज़ करने के लिए कहता है जो यूज़र्स के लिए ज़रूरी हैं। नेक्स्ट इज़ कन्वेंशन ऑफ मटीरियलिटी। सेकंड है कन्वेंशन ऑफ मटीरियलिटी। ये मटीरियलिटी भी जो है वो उसके अपोजिट ही है। बस वो कहता है कि जो भी आपकी सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन है वो आप दिखाएं, जबकि मटीरियलिटी कहता है जो भी इनसिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशंस हैं उन्हें आप ना दिखाएं। तो आइटम्स हैविंग एन इनसिग्निफिकेंट इफेक्ट और बीइंग इररेलेवेंट टू द यूज़र्स नीड नॉट बी डिस्क्लोज्ड, यानी जिसका कोई महत्व नहीं है, इररेलेवेंट है, उन इन्फॉर्मेशंस को आप ना दिखाएं। तो यहाँ पे इससे पहले वाला हमने पढ़ा था कि कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर में जो इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है वो दिखाएं, मटीरियलिटी कहते हैं जो इन्फॉर्मेशन ज़रूरी नहीं है वो मत दिखाएं। अनइम्पॉर्टेंट आइटम्स आर ईदर लेफ्ट आउट और मर्ज्ड विद अदर आइटम, या तो उन्हें छोड़ दो या फिर उन्हें किसी चीज़ के साथ आइटम के साथ मिला दो, क्योंकि इससे क्या होगा, ओवर बर्डन हो जाएगा। ज़्यादा चीज़ों को आप छोटी छोटी चीज़ों को दिखाएंगे तो ओवर बर्डन हो जाएगा। अब हर एक कंपनी के लिए हर एक तरीके से मटेरियलिटी अलग अलग होती है। जैसे कि मान लो कोई नट बोल्ट बनाने का काम ही करता है तो उसके लिए नट बोल्ट का हर एक सेल परचेज़ दिखाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर मैं नट बोल्ट का काम नहीं करती, मैं कोई आगे साइकिल सेलिंग का काम करती हूँ और मैंने एक नट बोल्ट ख़रीद लिया, तो उसको दिखाना इररेलेवेंट है, क्यों ना उसे साइकिल की कॉस्ट में ही जोड़ दिया जाए। तो यहाँ पे अलग अलग डिपेंड करता है। थर्ड पॉइंट इज़ कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस। ये बहुत ज़रूरी है, आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कन्वेंशन है वो है कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस। ये कहता है जितने भी आपको लगता है लॉसेस हो सकते हैं उन्हें तो आप अपने दिखाएं, लेकिन जितने भी गेन हैं उन्हें आप ना दिखाएं। यानी पॉजिटिव बातों को तो मत दिखाइए, नेगेटिव बातों को ज़रूर दिखाइए ताकि आप छुपाएं नहीं। क्योंकि कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी क्या होती है, एक नेगेटिव बात होती है कि आप कोर्ट में केस हार सकते हैं, तो उसको आप दिखाने की बात करते हैं, चाहे बैलेंस शीट के फुट नोट में ही दिखाएं। तो कंजर्वेटिज्म में भी यही है कि जो भी ऑल द एंटिसिपेटेड लॉसेस शुड बी रिकॉर्डेड एंड ऑल द एंटिसिपेटेड गेन्स शुड बी इग्नोर्ड। तो यहाँ पे गेन्स को आप इग्नोर कर दें जबकि लॉसेस को आप रिकॉर्ड करें। फर्स्ट इज क्लोजिंग स्टॉक इज़ वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज़ लेस। कह रहे क्लोजिंग स्टॉक जो होता है, क्लोजिंग स्टॉक यानी अंत में कितना स्टॉक बच गया है, उसको हम निकालते हैं या तो कॉस्ट प्राइस पर या फिर उससे कितना प्राप्त हो सकता है, जो भी कम होगा कॉस्ट प्राइस और रियलाइजेबल वैल्यू, जितना उसको हम बेचकर रियलाइज़ कर सकते हैं, जो भी कम होगा उस पर हम दिखाते हैं। सेकेंड इज़ प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स इज़ क्रिएटेड इन एंटिसिपेशन ऑफ एक्चुअल बैड डेट्स। कह रहे प्रोविज़न बनाते हैं डाउटफुल डेट्स पे। ये आगे हम क्लियरली हमारा आगे आ जाएगा डेप्रिसिएशन के अंदर कि हमारे कुछ बैड डेट्स होते हैं जो पैसा हमको नहीं देते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैसा खा जाते हैं और किसी तरीके से ये ऐसे बिजनेस से भाग जाते हैं, हमें पैसा नहीं मिलता, उन्हें हम बोलते हैं बैड डेटर्स। तो बैड डेटर से बचने के लिए हम एक प्रोविज़न अलग से बना लेते हैं ताकि अगर फ्यूचर में कोई बैड डेटर हो जाता है तो उसका पैसा हम किसी जगह से उठाकर यूज़ कर ले। तो उसके लिए अलग से हम कह सकते हैं कि जैसे एक पॉकेट में पैसे अलग से रख देते हैं कि अगर कोई बैड डेट्स होता है तो वहाँ से हम उसका पैसा निकाल लेंगे। तो प्रोविज़न बनाते हैं हम एक्चुअल बैड डेट्स में, एक्चुअल कितने बैड डेट्स हुए उसमें। अब ये नहीं कि आपने एंटिसिपेशन किया, पहले से देखा कि हाँ इतने बैड डेट्स होते हैं प्रोविज़न बनाया, नहीं, जितने बैड डेट्स हो गए उतने का आपने प्रोविज़न बना दिया। थर्ड इज़ प्रोविज़न फॉर अ पेंडिंग लॉ सूट अगेंस्ट द फर्म विच में ईदर बी डिसाइडेड इन इट्स फेवर। ऐसा प्रोविज़न जो कि आपने कोई भी लॉ कर रखा है फर्म के अगेंस्ट है, विच में ईदर बी डिसाइडेड इन इट्स फेवर, और हो सकता है कि वो उसके फेवर में जाए। तो यहाँ पे प्रूडेंस कहता है कि अगर आपको लॉस होने वाला है किसी भी कोर्ट के केस से तो वो भी आप दिखाएं। तो ऑल द एंटिसिपेटेड लॉसेस शुड बी रिकॉर्डेड एंड ऑल द एंटिसिपेटेड गेन शुड बी इग्नोर्ड। ये आपके 3 कन्वेंशंस थे।